Hello students, in this lecture we will continue our chapter number 13. In chapter 13 we will discuss about police in Delhi. दिल्ली में पुलिस एक रेगुलर फोर्स के रूप में 1857 के बाद शुरू हुई. In 1857, the British in Delhi started systematic police system under Indian Police Act. इंडियन पुलिस एक्ट जो कि 1857 में पास किया गया था, इसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टमैटिक पुलिस सिस्टम शुरू किया दिल्ली में. लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज्ड पुलिस एज अ रेगुलर फोर्स इन दिल्ली. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस को एक रेगुलर फोर्स के रूप में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया. A superintendent of police means SP looked after each district with the help of DSP. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो DSP की मदद से हर डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करता था. डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थानाज अंडर दरोगाज. डिस्ट्रिक्ट्स को थानाज में डिवाइड कर दिया गया था, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई थाने होते थे जो कि दरोगाज के अंडर होते थे. विलेजेस एंड टाउन्स वर अंडर चौकीदार्स एंड कोतवाल्स. विलेजेस में चौकीदार्स होते थे और टाउन्स में लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए कोतवाल्स होते थे. In 1912, Delhi's first Chief Commissioner was given the duties of Inspector General of Police. 1912 में जो पहले चीफ कमिश्नर थे दिल्ली के, उनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की भी ड्यूटीज़ दी गई, सारी जिम्मेदारियां दी गई. इन 1946 बिफोर इंडिपेंडेंस दिल्ली पुलिस वॉज रीऑर्गेनाइज. दोबारा से दिल्ली पुलिस को ऑर्गेनाइज किया गया. इसमें हायरार्कियल ऑर्डर होते थे. अब सबसे हाईएस्ट पोस्ट वाज इंस्पेक्टर जनरल, देन डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल एंड देन सुपरिटेंडेंट्स वर देयर. यानी अब जो नई दिल्ली पुलिस फोर्स थी उसमें हाईएस्ट पोस्ट जो होती थी इंस्पेक्टर जनरल की होती थी. उसके अंडर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल काम करते थे और उनके अंडर बहुत सारे सुपरिटेंडेंट्स होते थे. ये तो हो गई बात दिल्ली पुलिस के बारे में. एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आया ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान, वो था रेलवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज. अब देखते हैं व्हाट वर द चेंजेस इन रेलवेज अंडर द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स ने रेलवेज क्यों इंट्रोड्यूस की, क्या फ़ायदे हुए उनको और कैसे उनको मोर एंड मोर प्रॉफिट गेन हुआ. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज फॉर देयर ओन बेनिफिट. अपने खुद के बेनिफिट के लिए उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया. ऑब्वियसली द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश रूल वॉज टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. तो इन्होंने अपने ही बेनिफिट के लिए रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया. रेलवेज मेड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड ट्रेड मच ईजियर. अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनका राजनीतिक कंट्रोल और उनका जो ट्रेड था वो रेलवेज की मदद से बहुत आसान हो गया था. बट इट ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ इंडियंस ऑल्सो. इंडियंस की भी लाइव्स बहुत ज़्यादा चेंज हुई रेलवेज़ की वजह से, क्योंकि इट क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल अगेंस्ट सोशल इविल्स, एजुकेशन नीड एंड फ्रीडम. अब इंडियंस को भी ये समझ में आने लगा क्योंकि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिकॉज ऑफ रेलवेज कि सोशल इविल्स को ख़त्म करना है, एजुकेशन की ज़रूरत है और फ्रीडम चाहिए, जिससे कि ये फॉरेन रूल जो है हमारे देश से ख़त्म हो जाए. फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज लेड बिटवीन बॉम्बे टू थाने, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 21 माइल्स. सबसे पहली जो रेलवे लाइन थी वो बॉम्बे से थाने के बीच में बिछाई गई और इस पे जो ट्रेन चली वो करीबन 21 माइल्स डिस्टेंस कवर करती थी. फर्स्ट ट्रेन हैड 14 कैरिएजेस एंड 400 गेस्ट्स. इस ट्रेन में 14 तो कैरिएजेस थे, डब्बे थे, और करीबन 400 गेस्ट्स थे. इट बिगेन इट्स फर्स्ट जर्नी ऑन 6 अप्रैल 1853. सबसे पहली बार जो इंडिया में ट्रेन चली वो 6 अप्रैल 1853 को चली. और जब ये ट्रेन चली थी उनको 21 तोपों की सलामी भी दी गई.
तो रेलवे को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन था ब्रिटिशर्स का, जिसकी वजह से इंडियंस और ब्रिटिश दोनों को ही फ़ायदा पहुंचा। अब रेलवेज इंट्रोड्यूस की, उसके एडवांटेजेस क्या थे ब्रिटिशर्स के लिए? एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज फॉर द ब्रिटिश। सबसे पहला है कमर्शियल एडवांटेज। ऑब्वियसली रेलवेज की मदद से रॉ मटेरियल्स का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसान हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए। तो कमर्शियल एडवांटेज, ट्रांसफ़र ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द पोर्ट टाउन्स। The railways helped the British to transfer the raw materials from fields and mines to the port towns so that they can easily export it to the Britain. ब्रिटेन में आसानी से ये रॉ मटेरियल्स चले जाएं थ्रू सी रूट्स, इसलिए रेलवेज़ ने मदद की एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल पहुंचाने में। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी राजनीतिक कारण भी थे जो कि जिसकी वजह से रेलवेज़ जो हैं इंट्रोड्यूस की गई। द ब्रिटिश सेफगार्डेड देयर टेरिटरीज इन डिफरेंट पार्ट्स बाय क्विक मूवमेंट। अब रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन के वजह से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही कम समय लगने लग गया। इससे पहले बाय रोड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सो रेलवेज हेल्प्ड इन सेफगार्डिंग देयर टेरिटरीज इन डिफरेंट पार्ट्स बाय क्विक मूवमेंट। नेक्स्ट इज़ डिफेंस एस्पेक्ट। अब डिफेंस यानी किस तरह से रक्षा होती थी रेलवेज़ के द्वारा ब्रिटिशर्स की। रेलवेज़ हेल्प द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर्स। उस समय भारत जो है एक बहुत ही रिच नेशन माना जाता था, इसलिए बहुत सारी और कॉलोनियल पावर्स जो हैं वो इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहती थी। तो इन रेलवेज़ की मदद से ब्रिटिशर्स को ये भी हेल्प मिली कि वो दूसरी कॉलोनियल पावर्स से अपने आप को बचा सके। कुछ कॉलोनियल पावर्स थी जैसे फ्रेंच, पुर्तगीज़, ये भी हमारे देश में कब्ज़ा करना चाहती थी। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनकम। जो इन्वेस्टमेंट थी उनकी रेलवेज़ में, उससे उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला था। रेलवेज़ ऑल्सो हेल्प देम टू इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेसेस फॉर प्रॉफिट। रेलवेज़ की मदद से वो नए नए बिजनेसेस के बारे में जाने और साथ ही इन नए बिजनेसेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है रेलवेज़ की वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। एक स्पेशल ट्रेन थी कालका मेल। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम कैलकटा टू शिमला टू माइग्रेट द ब्रिटिश फैमिलीज, सर्वेंट्स एंड क्लर्क्स फ्रॉम विंटर कैपिटल कैलकटा टू समर कैपिटल शिमला। कैलकटा में गर्मी होती थी और समर्स में, और शिमला जो है एक कूल प्लेस था, इसलिए उन्होंने स्पेशल एक कालका मेल स्टार्ट की, जिसकी मदद से जो ब्रिटिश फैमिलीज़ थी, ऑफिशियल्स थे, उनके सर्वेंट्स थे, क्लर्क्स थे, वो कैलकटा से और शिमला बहुत ही आसानी तक से पहुंच जाते थे। आज भी कालका से और शिमला तक अब भी नैरो गेज है, और इस नैरो गेज की जो ट्रेन है उसको गुज़रने के लिए करीबन 102 टनल्स हैं। एट प्रेजेंट देयर इज़ स्टिल अ नैरो गेज टू शिमला फ्रॉम कालका। दिस रूट हैज़ 102 टनल्स। ये देखिए, आपको पिक्चर के से पता चल रहा है कि इस तरह की टनल्स हैं, और कालका मेल जो है ऐसी 102 टनल्स से गुज़रती है शिमला, कालका से शिमला तक डिस्टेंस कवर करने के लिए। Many Indians opposed the railways as they feared that they would lose their caste because people from all the castes had to sit together. अब बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनको डर था कि रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन से वो अपनी कास्ट खो देंगे, यानी उनकी जाति जो है वो उनसे छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि सभी कास्ट के लोग जो हैं हमारे साथ बैठेंगे, और हम जब दूसरे छोटी कास्ट के लोगों के साथ बैठेंगे, लो कास्ट के लोगों के साथ बैठेंगे, तो हमारा धर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो इंडियंस वर नॉट अलाउड टू सिट इन फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स। एक और प्रॉब्लम थी कि इंडियंस को फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने ही नहीं दिया जाता था। फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स वर ओनली रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड फैमिलीज़। तो ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से इंडियंस ने रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन को अपोज किया। बट स्टिल we can say that railways had opened many opportunities for the British to gain profit। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि रेलवेज़ जो है उसकी वजह से हमारे देश में इंडियंस को और साथ ही ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने में मदद हुई। तो रेलवेज़ के बाद अब देखिए ये हमारा चैप्टर है कि अर्बन चेंज क्या हुआ और साथ ही कॉलोनियलिज्म का हमारे इंडिया पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो इसी में आगे पढ़ते हैं ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, यानी हमारे इंडिया की पेंटिंग, लिटरेचर और आर्किटेक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश रूल का। सबसे पहले पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पेंटिंग। Some British painters were attracted by Indian themes like royal courts, flora and fauna। देखिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन पेंटिंग पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला। कुछ ब्रिटिश पेंटर्स ऐसे थे जिनको कि भारत में जो चित्रकला थी उससे वो प्रभावित हुए और मेनली इंडियन रॉयल कोर्ट्स यानी राज दरबार और फ्लोरा और फोना के बारे में वो चित्रकारी करते थे। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना एनिमल लाइफ। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो चित्रकारी करते थे क्योंकि वो इंडियन पेंटिंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ये हो गई ब्रिटिश पेंटर्स की। लेकिन कुछ इंडियन पेंटर्स भी ऐसे थे जो कि यूरोपियन स्टाइल या ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग से अट्रैक्टेड थे। इनमें से कुछ फेमस पेंटर्स कौन से थे? देखिए सम फेमस इंडियन पेंटर्स वर राजा रवि वर्मा, जैमिनी राय, अबिंद्रनाथ ठाकुर एट्सेट्रा। ये कुछ पेंटर्स थे जो कि ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए उन्होंने अपनी जितनी भी पेंटिंग्स आगे बनाई वो यूरोपियन टच लिए हुई थी। इसका मतलब है कि इंडियन पेंटिंग पर ब्रिटिश रूल का इफ़ेक्ट हुआ। नेक्स्ट इज British impact on architecture. Architecture means construction of buildings. Many architectural designs were made in the port city of Madras. जो भी port cities थी उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे architectural designs बनाए। इनमें से मेनली मद्रास में और कैलकटा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। चर्चेस, टाउन हॉल्स, railway stations and many other buildings were constructed in English style with artistic carvings। बहुत सारे चर्चेस बनाए गए क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी अपना धर्म मानते थे। टाउन हॉल्स बनाए गए, रेलवे स्टेशंस का निर्माण किया गया और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थे जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत सारे और भी घर जो थे वो ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन स्टाइल में बनाए और उन पर बहुत ही सुंदर कार्विंग्स भी की जाती थी। ये आप पिक्चर में देखिए, दो बिल्डिंग्स मैंने बताई हैं जो कि यूरोपियन स्टाइल का आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ऑल द स्ट्रक्चर्स रिजेंबल्ड फेमस बिल्डिंग्स ऑफ इंग्लैंड। जितने भी ये बिल्डिंग्स बनाते थे यूरोपियन स्टाइल में, कुछ बिल्डिंग्स ऐसे थे जो कि इंग्लैंड में कुछ फेमस बिल्डिंग्स को रिजेंबल करते थे, उनके जैसे ही दिखते थे। तो आर्किटेक्चर जो था इस समय यूरोपियन स्टाइल का आर्किटेक्चर था और इसी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं विक्टोरिया टर्मिनस, राष्ट्रपति भवन, सर्कुलर पिलर पैलेस एंड मैनी अदर बिल्डिंग्स। तो आर्किटेक्चर जो था वो भी ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस्ड था। नेक्स्ट इज लिटरेचर। लिटरेचर साहित्य। स्कॉलर्स फ्रॉम फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा translated ancient text, wrote grammars and compiled dictionaries in English। बहुत सारे ऐसे छात्र थे फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा के और साथ ही मद्रास में कॉलेजेस जो थे उन जिन्होंने हमारे पुराने साहित्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, साथ ही इंग्लिश ग्रामर्स भी बनाई और डिक्शनरीज जो है वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट की।
तो इसका मतलब है कि बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने कि इंग्लिश में बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं ट्रांसलेट किए। द ट्रांसलेशंस हाईलाइटेड ब्रिटिश ग्लोरी। जितने भी ट्रांसलेशंस थे उन्होंने इंडियन जो टेक्स्ट थे उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो एंशियंट टेक्स्ट ब्रिटिशर्स के थे वो पूरी तरह से ब्रिटिश स्टाइल से या ब्रिटिश ग्लोरी से इन्फ्लुएंस्ड थे, और जो भी ट्रांसलेटेड बुक्स थी उन सभी में ब्रिटिश ग्लोरी का ही जिक्र किया जाता था। मैनी इंडियन राइटर्स अट्रैक्टेड बाय ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग। बहुत सारे और इंडियन राइटर्स थे जो कि ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे। देवर रविंद्रनाथ टैगोर, R.K. Narayan, Sarojini Naidu and Mulkraj Anand. These are some of the writers, Indian writers, who were attracted by the British style of writing. They started writing in यूरोपियन स्टाइल। बहुत सारे इनके बुक्स हैं जो कि इन्होंने यूरोपियन स्टाइल में और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी। So guys, this was the end of chapter number 13, Colonialism and Urban Change. In this chapter, we have discussed how the British influenced our urban planning, railways, police, and the painting, literature and architecture.